बैरिस्टर साहब, जब बात होती है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की और उसमें जिन चंद नामों को कंटेम्प्रेरी जो है नामों को देखा जाता है कि कौन जो है वो एक ज़्यादा साहिब राय दे सकता है, तो उनमें आपका नाम जो है वो भी गिना जाता है। और यही वजह है कि मैं आपसे जानना चाह रहा था, आर्टिकल 239, आर्टिकल 140A और जो बाकी तमाम डिस्कशन जो कि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे चल रही है, आप उसको मौजूदा जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उनके तनाज़ुर में कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर एक पॉलिटिकल इशू है, सियासी इशू है, और किसी भी सियासी इशू की तरह इसकी कामयाबी का दारोमदार पब्लिक कंसेंसस, अवामी राय आमा पर है। अवाम की राय अगर इसके हक़ में होगी या हमवार की जाती है तो मैं समझता हूँ कि इसके नताइज बेहतर होंगे, और अगर अवाम की राय के ख़िलाफ़ जाते हुए इसको हैंडल किया जाएगा तो मसाइल पैदा होंगे। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को इनिशिएट करने से ज़्यादा उनको फॉलो करते हुए उनकी तौज़ीह करता है, तशरीह करता है, और उसके बाद उनको जस्टिफाई करता है और उनके लिए एक रास्ता निकालता है रेगुलेशन के ज़रिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कौम इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाती है या फैसला साज पॉलिसी मेकर्स इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाते हैं कि नए सूबों की पाकिस्तान को ज़रूरत है, ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ बिल्कुल है। मैं इस राय से इत्तेफाक करता हूँ कि नए सूबे बनने चाहिए, और नए सूबों के साथ साथ जो डिवोल्यूशन का, लोकल गवर्नमेंट का तरीक़ाकार है उस पर भी यकीनन जो है वो बात होनी चाहिए, बल्कि अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइम में इस इशू को देखने की ज़रूरत है, तो उस हवाले से मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि यकीनन नए सूबों की ज़रूरत पाकिस्तान को है। मौजूदा जो प्रोविंशियल सेटअप है और इस सेटअप के तहत जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें खासी इस्लाहात की ज़रूरत है। जब ये फैसला हो जाएगा और इन इस्लाहात की तरफ पेशरफ्त की जाएगी तो यकीनन आइन के अंदर कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको तब्दील करना पड़ेगा, जिनमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी। उनमें जैसे कि बात की गई यहाँ पर कि सूबों का स्ट्रक्चर है, उसके लिए आर्टिकल 239 है जो बहुत ज़रूरी है, उसमें तरमीम शायद करनी पड़ जाए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि जो तरीक़ाकार आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 में दर्ज है, जिसके तहत कोई भी सूबा अगर तब्दीली करता है अपने स्ट्रक्चर में, अपने जोग्राफिए में, तो उसको आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 के तहत 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए अपनी सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर करानी पड़ेगी, और वो करारदाद फिर कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ अगर आइनी तरमीम की तरफ बात जाएगी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब कुछ आइनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकेगा, और आइनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से चाहिए। तो एक तो ये बुनियादी बात है जो मैं समझता हूँ कि आम लोगों को इसका इल्म है। जहाँ तक ताल्लुक है इस पूरे सिस्टम का, ये सिर्फ सूबों की तादाद को बढ़ाने या कम करने से ये मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि हमारा बुनियादी जो प्रॉब्लम है वो गवर्नेंस का इशू है। हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो चुका है, वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा, और उसके नतीजे में जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये परफॉर्मेटिव डेमोक्रेसी नहीं रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को अगर आप स्ट्रेंथन करेंगे तो यकीनन सूबों को आपको चेंज करना पड़ेगा। उसका मैं ज़ाती तौर पर अपना तजुर्बा आपके सामने रखता हूँ कि मैं 2 मरतबा खैबर पुख्तनख्वा की सूबाई हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ, और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि सूबाई हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि वो पावर्स को डिवॉल्व करके लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करे। हमेशा हुकूमत की तरफ से, सूबाई हुकूमत की तरफ से एक रेजिस्टेंस होती है, रिलक्टेंस रही है, और मैं उसका खुद शाहिद हूँ। फंड्स देने के मामले में, इख्तियारात देने के मामले में, कानून साजी के मामले में। इस कॉन्टेक्स्ट में मेरी ज़ाती राय यह है कि अगर हम इस अप्रोच के साथ जाएं तो यकीनन हमें ज़रूरत है, हमें नई सूबों की भी ज़रूरत है, और हमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, जो कि जिसके लिए हमें नेशनल कंसेंसस चाहिए। और वो नेशनल कंसेंसस सूबों पर डेवलप करने के लिए मेरी राय यह है कि हमें एक नेशनल कमीशन बनाना चाहिए, जो बेशक पार्लियामेंट बनाए, सियासी पार्टियों की राय से बनाया जाए, जिसको ये मैंडेट दिया जाए कि वो सूबों के इस इशू पर डिबेट करके, डिस्कस करके, तमाम स्टेक होल्डर से राय लेके उसको बनाए। सेकंड राउंड में आपके पास दोबारा आता हूँ, एंटर होंगे तो जी बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में मैं इतना ही कहूँगा कि नए सूबों का क़याम इंतहाई ज़रूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद पे होने चाहिए, एथनिक, लिंग्विस्टिक, रेशियल बुनियादों पे नहीं होने चाहिए। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जब ये सब कुछ आप डिवॉल्व करेंगे पावर को,
تو پھر لوکل گورنمنٹس کو آپ امپاور کر سکتے ہیں. فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو دونوں ان کی پاورز جو ہیں وہ زیادہ مزید بڑھ سکتی ہیں اگر نیا صوبائی سیٹ اپ آئے. تو میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ضرور اس پر نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے. اس کے بغیر گریونسز کو مسائل کو حل کرنے کا ہمارے پاس صوبائی سیٹ اپ میں کوئی راستہ نہیں ہے. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئیڈینٹی پالیٹکس سیاست کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور سیاسی تحریکیں, سیاسی پارٹیاں, سیاسی تنظیمیں آئیڈینٹی پر چلتی ہیں. ان میں مین جو ایک ہوتی ہے یا ریلیجس آئیڈینٹی ہے یا آپ کی ایتھنک آئیڈینٹی ہے. لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام آئیڈینٹیز کی بنیاد, ان کا فروغ, ان کا سامنے آنا اور ان کا ایک خطرناک شکل اختیار کرنا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب لوگوں کے گریونسز حل نہیں ہوتے, لوگوں کی شکایتیں اور مسائل نہیں حل ہوتے, تو وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس میں. اور اسی لیے اس کانسیپٹ کو, یہ بھی ایک پولیٹیکل تھیوری ہے جس کو کیلسیفیکیشن آف گریونسز کہا گیا ہے, کہ جب گریونسز کیلسیفائی ہوتے ہیں, حل نہیں ہوتے بلکہ مزید کنسولیڈیٹ ہوتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے, کیوس پیدا ہوتا ہے جو کہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک پروسیس کے اگینسٹ ہوتا ہے. تو ہیونگ سیڈ دس, وائل کنکلوڈنگ, میں صرف آخری جملے میں یہ کہوں گا کہ یس وی نیڈ لوکل گورنمنٹ, ویری پاورفل لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز, پلس کورڈ وتھ کہ ان کے اوپر جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ پروونشل ڈویژن ہو, پروونسز تقسیم ہو اور نئے صوبے بنے, تاکہ اوور آل اسٹرکچر کو ہم, اور یہ پیکج ڈیل ہوگی اس میں صرف صوبے بننے سے یا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا, آپ کو اوور آل پیکج